प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संसदीय शासन की सफलता की आवश्यक शर्तें। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास में हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। क्या कि पूरी दुनिया में भाई वास्तव में सरकार के 3 अंग होते हैं, सर्वविदित है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो वास्तव में जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो पारस्परिक संबंधों के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार की शासन प्रणालियाँ भरकर सामने आती हैं, संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो वास्तविक रूप में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी संसदीय शासन प्रणाली के प्रतिमान को अपनाया गया है, कुछ देशों में संसदीय शासन प्रणाली ठीक से कार्य कर रही है और कुछ देशों में हमने देखा है कि संसदीय शासन प्रणाली सुचारू रूप में कार्य नहीं कर पा रही है। तो इसका मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली, संसदीय व्यवस्था सुचारू रूप में कार्य करे, अच्छे तरीके से कार्य करे। इसके लिए कौन सी आवश्यक शर्तें हैं कि वो शर्तें पूरी होने पर संसदीय व्यवस्था ठीक से कार्य कर पाती है। वैसे देखा जाए तो संसदीय शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? ब्रिटेन है। ब्रिटेन को ही संसदीय शासन प्रणाली की जननी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में देखिएगा आप, भाई ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, जापान में संसदीय शासन प्रणाली है, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो ये कुछ देशों की मैंने आपको नाम बतलाए, इनके आधार पर हमें इसे समझना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई कुछ देशों में ये सफल हो रहा है, कुछ देशों में संसदीय प्रणाली ठीक से कार्य नहीं कर पा रही है। तो वास्तविक रूप में संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए कौन सी आवश्यक शर्तें ज़रूरी हैं कि वो शर्तें पूरी हो जाएंगी तो संसदीय प्रणाली ठीक से कार्य कर पाएगी। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे प्रतिदिन जो हम वीडियो क्लासेज अपलोड करते हैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो सके, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। संसदीय शासन की सफलता की आवश्यक शर्तें क्या हैं? देखिएगा भाई, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि वैसे सरकार के 3 अंग होते हैं, मगर यहाँ मैंने न्यायपालिका को अलग से इसलिए दर्शाया है कि दुनिया में ज़्यादातर देशों में कुछ अपवाद को छोड़ करके न्यायपालिका की स्वतंत्र रूप में व्यवस्था कर दी जाती है। हाँ, कुछ अपवाद है, जैसे ब्रिटेन में 1905 से पहले न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं थी, मतलब वहाँ लॉर्ड सभा के द्वारा, जो कि व्यवस्थापिका का दूसरा सदन है लॉर्ड सभा के द्वारा ही सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य किया जाता था। परंतु ज़्यादातर देशों में वास्तव में न्यायपालिका की स्वतंत्र रूप में व्यवस्था की जाती है। तो सरकार के 2 अंग बच जाते हैं फिर, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। तो वास्तविक रूप में यहाँ जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है, किसी भी देश में देखिएगा आप, जैसे भारत में भी ऐसा ही है, जापान में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, क्या कि जब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से निकलती है, व्यवस्थापिका में से निकलती है। आप देखिएगा हमारे भारत में पहले सांसद हैं, संसदीय सदस्य हैं, अर्थात व्यवस्थापिका के सदस्यों को चुन करके भेजते हैं सांसद के रूप में। हम किसी को शिक्षा मंत्री थोड़ी बना रहे, वित्त मंत्री थोड़ी बना रहे, हम तो सांसद चुन करके भेज रहे हैं। और उसके बाद जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है उसमें से मंत्रिमंडल गठन किया जाता है। ये मंत्रिमंडल ही क्या है? यही तो कार्यपालिका है। कौन सी राजनीतिक कार्यपालिका है ये? अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका नहीं, स्थायी कार्यपालिका में तो संयुक्त सेवक आते हैं, मतलब स्थायी सरकारी कर्मचारी आते हैं। तो यहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से निकलती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी होती है। नोट कीजिएगा, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है, मतलब वास्तविक रूप में कार्यपालिका का जो वास्तविक अध्यक्ष होता है वह नाम मात्र के अध्यक्ष को व्यवस्थापिका के विघटन की सलाह दे सकता है, और इसी के साथ में जो व्यवस्थापिका है वो कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। वो पारित हो जाता है तो कार्यपालिका को त्यागपत्र देना पड़ता है, मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। दोनों का कार्यकाल अनिश्चित हो गया, अस्थायी होगा। यस, ये लक्षण जहाँ कहीं पाए जाते हैं उसी को आप क्या कहेंगे?
संसदीय शासन प्रणाली। और नई बात, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका वास्तविक रूप में इन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मैंने यहाँ इस डायग्राम की बात दर्शा रखी है आपके कटी हुई बिंदुओं के माध्यम से, कटी हुई रेखाओं के माध्यम से। क्यों? क्योंकि वास्तव में कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से निकल रही है, इसलिए वास्तव में यहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का विलय हो जाता है और इस विलय के परिणाम स्वरूप एक नई संस्था का निर्माण होता है जिसे संसद कहा जाता है। आप देखिएगा संसद इधर मैंने लिखा रखा है, ये इसका मतलब ये है कि संसद व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से सर्वोच्च होती है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में जब कोई आपसी विवाद होता है तो वास्तविक रूप में उसका समाधान संसद ही करती है, संसद में उसका समाधान होता है। चूंकि संसद में सांसद भी होते हैं, मंत्री भी मौजूद होते हैं, तो वास्तविक रूप में संसद ही व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की निर्देशक, निरीक्षक और नियंत्रक होती है। क्या कहा मैंने? निर्देशक, निरीक्षक और नियंत्रक होती है। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली में संसद सर्वोच्च होती है और वास्तविक रूप में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का विलय होने के कारण एक नई संस्था का निर्माण होता है जिसे संसद कहा जाता है, इसलिए इसे संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। यस, संसदीय शासन प्रणाली क्या है इसके लिए हमने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा। मैंने तो ये इसलिए बताया है जिससे कि आप इसकी आवश्यक शर्तों को समझ सकें। अब ध्यान दें भाई, अब हमें मूल बात ये समझनी है कि वास्तव में संसदीय शासन सुचारू रूप में कार्य कर सके इसके लिए क्या शर्तें जरूरी हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ विद्वानों ने ये बताया है कि वे वैसे तो संसदीय शासन प्रणाली की सफलता की जो आवश्यक शर्तें हैं उनकी कोई निश्चित सूची नहीं बनाई जा सकती, है ना। क्यों? क्योंकि सभी देशों की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं उनकी राजनीतिक संस्कृतियां अलग अलग होती हैं मेरे भाई, वहाँ की परिस्थितियां अलग हैं, समस्याएं अलग हैं। इसी के साथ में पार्टी सिस्टम, दलीय व्यवस्था भी सभी जगह अलग अलग होता है और वास्तविक रूप में दलीय व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली को क्रियाशील करने में अहम भूमिका निभाता है, उसे परिचालित करने में अहम भूमिका निभाता है। कौन? पार्टी सिस्टम, दलीय व्यवस्था। वहाँ की दलीय व्यवस्था क्या है, इसलिए इसकी निश्चित सूची नहीं बनाई जा सकती। इसी कारण कुछ विद्वानों ने ये कहा है कि यहाँ कुछ सामान्य परम आवश्यकताएं होती हैं, मतलब कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनकी पूर्ति होना बेहद ज़रूरी है और यदि ये आवश्यकताएं वहाँ मौजूद हैं, इनकी तरफ गौर किया जाता है तो उस देश में संसदीय शासन प्रणाली ठीक से कार्य कर सकती है। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है? सामान्य परम आवश्यकता। कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जो कि सभी देशों में पूरी होना बेहद ज़रूरी है, चाहे भारत हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो। इन सब देशों में संसदीय प्रणाली सुचारू रूप में तभी कार्य कर पा रही है जबकि यहाँ ये शर्तें मौजूद हैं, ये आवश्यक शर्तें मौजूद हैं। हाँ, भारत में थोड़ा सा हम कह सकते हैं 1969 के बाद में कुछ कमी हमें दिखाई दी है और ये विशेषकर जो तीसरी वाली शर्त है इसमें हमें कमी दिखाई दी है, ये मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, पहली आवश्यकता क्या है भाई? पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन व्यवस्था या प्रणाली ठीक से कार्य करे, इसकी पहली आवश्यक शर्त क्या है? नोट कीजिएगा, प्रतियोगी दल व्यवस्था। क्या लिखा है मैंने? प्रतियोगी दल व्यवस्था। भाई, किसी भी देश में संसदीय शासन प्रणाली ठीक से कार्य तभी कर पाएगी जबकि वहाँ प्रतियोगी दल व्यवस्था हो। प्रतियोगी दल व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि द्विदलीय व्यवस्था हो, दो दलीय व्यवस्था हो, नो, प्रतियोगी दल व्यवस्था हो। मतलब वास्तव में वहाँ जो सत्तारूढ़ दल होता है उसको टक्कर देने के लिए दूसरा दल होना बेहद जरूरी है, जिससे कि वास्तविक रूप में वहाँ सत्ता की अदला बदली होती रहे। आप देखिएगा भारत में वास्तव में प्रतियोगी दल व्यवस्था नहीं है मेरे भाई, भारत में ये इस समय तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी कारण हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली ठीक से कार्य नहीं कर पा रही है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संसदीय शासन प्रणाली की पहली अति आवश्यक शर्त क्या है? प्रतियोगी दल व्यवस्था। प्रतियोगी दल व्यवस्था का मतलब आप द्विदलीय व्यवस्था से नहीं लेंगे, नो। बस बात ये कि सत्तारूढ़ दल को टक्कर देने के लिए दूसरा दल होना चाहिए। फिर वहाँ 2 से अधिक दल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मगर सत्तारूढ़ दल को, सत्ताधारी दल को
टक्कर देने वाला होना चाहिए, उसका मुकाबला करने वाला होना चाहिए, जिससे कि सत्ता की अदला बदली हो सके। जैसे आप देखिएगा ब्रिटेन में, जापान में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में वास्तविक रूप में प्रतियोगी दल व्यवस्था है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। यस। नेक्स्ट, राज्य के अध्यक्ष की ध्वज मात्रता। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाई राज्य का अध्यक्ष मैंने यहाँ लिखा है, ये कार्यपालिका संसदीय शासन में दो भागों में बटी होती है। कार्यपालिका के दो भाग होते हैं, क्या क्या? वास्तविक कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका है। हमारे भारत में वास्तविक कार्यपालिका किसको कहते हैं हम? शासन अध्यक्ष को। शासन अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। नाम मात्र का या ध्वज मात्र या राज्य अध्यक्ष किसको कहते हैं भारत में? राष्ट्रपति को। वो नाम मात्र का है, जिसे राज्य अध्यक्ष कहा जाता है। तो मतलब संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका दो भागों में विभक्त होती है, वास्तविक, नाम मात्र की। हमारे भारत में वास्तविक, फिर बोल रहा हूँ, वास्तविक प्रधानमंत्री है, नाम मात्र का राष्ट्रपति। ब्रिटेन में वास्तविक राजा या रानी है, और वास्तविक ब्रिटेन में कौन है? प्रधानमंत्री, और नाम मात्र का कौन है? राजा या रानी। फिर से बोल रहा हूँ, ब्रिटेन में वास्तविक कौन है? प्रधानमंत्री, नाम मात्र का राजा या रानी। मतलब कहने का मतलब ये है कि संसदीय शासन प्रणाली में निश्चित रूप से कार्यपालिका के दो प्रधान होंगे ही होंगे, एक नाम मात्र का, दूसरा वास्तविक। नोट कीजिएगा। अब यहाँ दूसरी बात आ रही है कि राज्य के अध्यक्ष की ध्वज मात्रता। मतलब ये जो नाम मात्र का अध्यक्ष है, जैसे भारत में राष्ट्रपति है, ब्रिटेन में राजा या रानी है, ये क्या होना चाहिए? मैंने यहाँ दिखा भी रखा है, देखिएगा, ये संसद है। तो यहाँ वास्तविक रूप में जो राज्य का अध्यक्ष है, जैसे हमारे राष्ट्रपति, वो ध्वज मात्र का होना चाहिए। मतलब उसके पास औपचारिक शक्ति होनी चाहिए, वास्तविक शक्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वास्तविक शक्ति होगी तो फिर ये जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है, जो कि वास्तविक रूप में जनता के द्वारा निर्वाचित है, पहले ये व्यवस्थापिका का सदस्य तो होता है, सांसद तो होता है, उसके बाद में तो यहाँ जो बहुमत दल का नेता होता है वही तो प्रधानमंत्री बनता है। तो वास्तविक रूप में यदि यहाँ इसको शक्ति दे दी जाएगी वास्तविक रूप में, तो फिर यहाँ आपस में विवाद होगा। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली ठीक से तभी कार्य करेगी जबकि वहाँ राज्य का जो अध्यक्ष होता है, जिसे राज्य अध्यक्ष कहा जाता है, जैसे भारत में राष्ट्रपति है, ब्रिटेन में राजा है, वो ध्वज मात्र, नाम मात्र का हो, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं करता हो। अगर ऐसा है तो संसदीय शासन प्रणाली ठीक से कार्य कर पाएगी। तीसरा क्या है? राज्य के अध्यक्ष की तटस्थता। राज्य के अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, राज्य के अध्यक्ष की तटस्थता। अब मैंने यहाँ दिखा रखा है, ध्यान दीजिएगा। राज्य का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में राष्ट्रपति, ब्रिटेन में राजा। राज्य का अध्यक्ष मतलब जो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है, ध्वज मात्र प्रधान होता है, वो क्या वास्तविक रूप में तटस्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तटस्थ। मैंने यहाँ दिखा रखा है, देखिएगा, ये इस तीर से यहाँ संसद। तटस्थ क्यों होना चाहिए? फिर वास्तविक रूप में जो राज्याध्यक्ष होता है, जैसे भारत में राष्ट्रपति, ब्रिटेन में राजा, वो वास्तव में एक एम्पायर की भूमिका निभाता है, रेफरी। क्योंकि यहाँ जो राजनीति का खेल खेला जाता है, ये खेल खेलने के लिए दो टीमें मौजूद हैं, एक सत्तारूढ़ और दूसरा विपक्ष। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष, ये दोनों ही वास्तविक रूप में राजनीति का खेल खेलते हैं। और ये दोनों जब राजनीति का खेल खेल रहे हैं, ये दोनों ही राजनीति की दो टीमें हैं, तो इन दोनों टीमों के लिए एक रेफरी चाहिए। और वो रेफरी कौन होता है? राज्याध्यक्ष। राज्याध्यक्ष मतलब भारत में राष्ट्रपति, जो राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति है, हमारे यहाँ नाम मात्र का प्रधान जो है ब्रिटेन में राजा है। तो ये वास्तविक रूप में निष्पक्ष रूप में रेफरी की भूमिका तभी निभाएगा जबकि यह राजनीति से तटस्थ रहेगा। क्या राजनीति से तटस्थ रहेगा? परंतु ये भूमिका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और जापान में ठीक से निभाई जा रही है, जबकि भारत में 1969 के बाद में वास्तविक रूप में राज्य के अध्यक्ष की तटस्थता खत्म हो गई है। मैंने क्या बताया? 1969 के बाद में, उससे पहले ठीक थी स्थिति। इसलिए हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली सुचारू रूप में कार्य नहीं कर पा रही है। चौथा क्या है? स्पीकर की निष्पक्षता। ध्यान दीजिएगा, स्पीकर, क्या बोल रहा मैं? स्पीकर की निष्पक्षता मतलब यहाँ वास्तविक रूप में, जैसे भारत को उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, तो यहाँ वास्तविक रूप में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर कहा जाता है। मतलब मूल बात यह है कि वास्तविक रूप में
संसद की जिसके द्वारा अध्यक्षता की जा रही है, विशेषकर लोकसभा, उसको क्या कह रहे हैं, स्पीकर। और वो स्पीकर क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। मतलब उसे वास्तविक रूप में राजनीतिक दल से दूर रहना चाहिए और वास्तविक रूप में किसी भी प्रकार से कोई नीति बनाई जा रही है उसमें निष्पक्ष रहना चाहिए और संसद में ठीक तरीके से कार्य हो सके, इसके लिए उसे निष्पक्ष रूप में व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि संसद के सदस्य मर्यादा में रहते हुए भाषण दें, मर्यादा में रहते हुए ही वो कार्य करें, मर्यादा में रहते हुए शब्दावलियों का प्रयोग करें। जबकि हम देखते हैं हमारे भारत में वास्तविक रूप में मर्यादाओं का उल्लंघन किया जाता है। अर्थात वास्तव में स्पीकर निष्पक्ष होना चाहिए। मैंने यहाँ दिखा रखा है स्पीकर, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, किसी भी रूप में पक्षपात नहीं करना चाहिए। जब कभी निर्णायक मत की बात आती है, मतलब जब संसद में बराबर मत आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मतदाता कौन होता है, स्पीकर होता है। तो स्पीकर को किसी भी दल विशेष से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, उसे राजनीतिक रूप में निष्पक्ष होना चाहिए। यदि राजनीतिक रूप में निष्पक्ष है तो ये कहा जा सकता है कि चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, जहाँ कहीं भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, वहाँ संसदीय शासन प्रणाली सुचारू रूप में कार्य कर सकती है। पांचवा क्या है, संसद की सर्वोच्चता। यस, क्या, संसद की सर्वोच्चता। आप देखिएगा भाई, मैंने यहाँ भी दिखा रखा है, ये संसद हो गया। व्यवस्थापिका कार्यपालिका, कार्यपालिका व्यवस्थापिका से निकल रही है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका घनिष्ठ संबंध है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका के दो प्रधान हैं, कार्यपालिका दो भागों में विभक्त है, वास्तविक नाम मात्र की। फिर मैंने यहाँ आपको दिखा रखा है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। देखिएगा, इसका मतलब ये है कि इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से निकल रही है। सबसे पहले तो वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका के सदस्यों का चुनाव होता है और यहाँ फिर जिस दल को बहुमत मिल जाता है उसकी सरकार बनती है, उसी में से मंत्रिमंडल गठन किया जाता है। इसलिए इन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसी कारण कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का विलय होने के परिणाम स्वरूप संसद का निर्माण होता है। मतलब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का विलय होने के बाद में ही नई संस्था का निर्माण होता है, जिसे संसद कहा जाता है। और यह संसद व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इन दोनों से सर्वोच्च होती है। यह संसद वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में किसी भी रूप में कोई आपसी संघर्ष होता है, विवाद होता है, तो उसका जो समाधान है वह संसद के अंतर्गत ही होता है। इसलिए संसद व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इन दोनों की निरीक्षक, नियंत्रक और निर्देशक होती है। मतलब पूर्ण रूप में संसद के द्वारा इन दोनों पर नियंत्रण रखा जाता है। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक रूप में हम ये कहेंगे कि यहाँ संसद सत्ता का केंद्र होती है। मतलब संसदीय शासन प्रणाली में यदि आप अध्ययन करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसी शासन प्रणाली में राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता का केंद्र संसद होती है, आपके सामने मौजूद है ये। इसलिए यहाँ मैंने अलग से दिखा रखा है संसद। मतलब इन दोनों के विलय के परिणाम स्वरूप एक नई संस्था का निर्माण होता है, जिसे संसद कहा जाता है। यहाँ भी मैंने दिखाया है चित्र नंबर 2 में, डायग्राम नंबर 2 में, और यहाँ डायग्राम नंबर 1 में भी मैंने यहाँ दर्शा रखा है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, इन दोनों का विलय होने के बाद में एक नई संस्था का निर्माण होता है, जिसे संसद कहा जाता है। इसीलिए संसद की सर्वोच्चता होती है। कहाँ? संसदीय शासन प्रणाली में। यस। और यहाँ मान लीजिएगा आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत किस देश में पाया जाता है, ये तो आपको ध्यान रखना है। कहाँ है? विशेषकर ब्रिटेन में। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में तो समन्वय किया गया है। ठीक है, ये बातें मैं ब्रिटेन का संविधान जब समझाऊंगा उस समय बताई जाएंगी। और छठा क्या है? नियतकालिक चुनाव। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जनता दिखा है, ये व्यवस्थापिका, जनता इसके सदस्यों को चुनती है। तो संसदीय शासन प्रणाली सुचारू रूप में कार्य करे, इसके लिए ज़रूरी है कि समय समय पर जो भी समय निर्धारित किया गया है उसके अनुसार चुनाव होने चाहिए। क्यों? समय और परिस्थिति के अनुरूप जनता की आवश्यकताएं, जनता की विचारधाराएं परिवर्तित होती रहती हैं, तो उसी के अनुरूप सरकारों में भी परिवर्तन होना अति आवश्यक है। और ये परिवर्तन तभी होगा जबकि वहाँ पर नियतकालिक, मतलब जो भी अवधि है, किसी देश में 4 वर्ष है, कहीं 5 वर्ष है, वो देश विशेष के ऊपर निर्भर करता है। हम तो यहाँ पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। तो वास्तविक रूप में नियतकालिक मतलब जो अवधि निर्धारित की गई है उस पर निश्चित रूप में चुनाव होने ही चाहिए। यदि वहाँ नियतकालिक चुनाव होते हैं
तो संसदीय शासन प्रणाली सुचारू रूप में कार्य करेगी। और ये नियतकालिक चुनाव नहीं होते हैं, जो अवधि निर्धारित की गई है उस पर चुनाव नहीं होते हैं। संसद के द्वारा बार बार अपना जो है समय बढ़ा दिया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए संसदीय शासन व्यवस्था ठीक से तभी कार्य कर पाएगी जबकि चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, नियतकालिक चुनाव हो। अब आप देखिएगा कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, जापान में और भारत में सभी जगह नियतकालिक चुनाव होते हैं, कुछ अपवादों को छोड़ करके, इसलिए तो कहा गया है कि नियतकालिक चुनाव नहीं होंगे तो संसदीय प्रणाली सुचारू रूप में कार्य नहीं कर पाएगी। तो हम जब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान और भारत, ठीक है, इनकी बात करते हैं, तो भाई भारत में ये जो शर्तें हैं ना वो वास्तविक रूप में पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए हमारे यहाँ मतलब भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन व्यवस्था ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पा रही है। डियर स्टूडेंट्स, वास्तव में संसदीय शासन प्रणाली को प्रभावित करने में सबसे ज़्यादा जो भूमिका होती है वो होती है दल व्यवस्था की। किसकी होती है? दल व्यवस्था की। और यहाँ हम अलग से 4 प्रकार की दलीय व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए संसदीय शासन प्रणाली को समझाएंगे। इसी से निरंतरता जोड़ते हुए अगली वीडियो अपलोड करेंगे। किससे? दलीय व्यवस्था, मतलब वास्तविक रूप में संसदीय प्रणाली दलीय व्यवस्था से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, इसलिए विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्थाओं को समझाते हुए संसदीय शासन प्रणाली को समझाया जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं? इसी ही वीडियो से निरंतरता रखते हुए अगली वीडियो अपलोड करेंगे। आशा करता हूँ आज की बात आप ठीक तरीके से समझ गए होंगे, और यदि कहीं दिक्कत आती है तो ये डायग्राम आपके सामने, आप इससे इसे ठीक से समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।